अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे बहुत खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आजकल यूके की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खबरों में है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूके की गवर्नमेंट हर दूसरे दिन यहाँ पे एक नया चेंज ला रही है, एक नया बैन लगा रही है, एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूके में बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं और इस वक्त यहाँ पे हर पार्टी की यही तरजीह है कि किसी तरह से वोट्स घेरें, किसी तरह से आवाम को अपनी तरफ करें। और उनको सबसे अच्छा तरीका ये लगा है कि जितने ज़्यादा ये इमिग्रेशन लॉज इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जितने ज़्यादा यहाँ पे लोगों पे बैन लगाएंगे आने से और जितने ज़्यादा पॉलिसीज चेंज करेंगे, इमिग्रेशन की स्ट्रिक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा लोकल लोग शायद इनको वोट देंगे। अब यूके ने रिसेंटली कुछ नए रूल्स लेके आए हैं, कुछ नए इमिग्रेशन की पॉलिसीज चेंज की हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं अक्टूबर 4 2023 से। और ये पॉलिसीज़, ये रूल्स सबको इम्पैक्ट करने वाले हैं, ये सबको इफेक्ट करेंगे, चाहे आप यूके में मौजूद हैं, चाहे यूके आने वाले हैं या चाहे आप यूके में पिछले कुछ सालों से मौजूद हैं। मतलब अभी आपका ILR नहीं हुआ या आपकी सिटीजनशिप नहीं हुई है, ये सबको इम्पैक्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं रूल से बात करेंगे और ये आपको कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं और कैसे आप इनसे बच सकते हैं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो और आप इनसे इम्पैक्ट ना हो, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए, कोई पॉइंट आप मिस ना करें। और आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, आपने बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करना है ताकि मेरी आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उन्हें टाइमली देख सकें। सो जनाब, यूके ने 7 सितंबर 2023 को कुछ नए रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे जो कि इम्प्लीमेंटेशन में आ चुके हैं 4 अक्टूबर 2023 से। सबसे पहला रूल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, दैट्स रिलेटेड टू चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा। यूके इमिग्रेशन ने अराउंड 66 पेजेस का एक नया डॉक्यूमेंट जारी किया विच इज़ रिगार्डिंग टू चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा, और उसको मैं यहाँ पे समराइज़ करने की कोशिश करूँगी आपके लिए, ताकि अगर आप अप्लाई करें इन फ्यूचर बच्चे के लिए अपने, तो आपको पता हो कि आपने कौन कौन सी शराइत को मीट करना है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूँ कि आप किसी भी कैटेगरी के थ्रू अपने बच्चे लेके आ रहे हैं, चाहे आप स्किल वीज़ा के थ्रू आ रहे हैं, चाहे आप हेल्थ केयर वीज़ा के थ्रू आ रहे हैं, चाहे आप पूरी फैमिली एज अ माइग्रेट कर रहे हैं, आप पे ये रूल इम्प्लीमेंट होता है, आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। सो चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा रूल जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट कहता है रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट। आपको ये पेपर्स के थ्रू, आपको ये डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रूव करना है कि आप उस बच्चे के लीगल गार्जियन हैं, उस बच्चे के पेरेंट हैं, और आपको ये भी प्रूव करना है कि आपके पास यूके में रहने के लीगल राइट्स हैं। यहाँ पे मैं आपको इस रूल का थोड़ा बैकग्राउंड भी समझा देती हूँ, क्योंकि पास कुछ सालों में सुनने में ऐसे वाक़यात भी आए जहाँ लोग अपने चाचे मामे वगैरह के बच्चों को लेके आए हैं और उन्हें अपने बच्चे कह के यहाँ पे ले आए हैं कि भाई ये हमारे डिपेंडेंट हैं, ये हमारे बच्चे हैं। कुछ अपने लोग बहन भाइयों को भी लेके आए जो अंडर 18 थे, उन्हें अपने बच्चे बना के लेके आए हैं कि भाई ये हम इनके पेरेंट हैं या हम इनके लीगल गार्जियन हैं। तो उस तरह से लोग यहाँ पे बहुत बच्चे लेके आए विच इज़ नॉट लीगल हेयर। अब बात करते हैं सेकेंड रूल की, विच इज़ रिगार्डिंग केयर रिक्वायरमेंट। यू हैव टू प्रूव कि भाई आपका बच्चा अंडर 18 है और आप उसकी फुल टाइम केयर कर सकते हैं। आप उसको यहाँ लाने के बाद यूके की गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ेंगे। अब जब आप यूके में एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा की, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, ये आपको एविडेंस दिखाना पड़ेंगे कि भाई आपके पास उस बच्चे को रखने के लिए इनफ अकोमोडेशन है, आपके पास उसको केयर करने के लिए इनफ पैसा मौजूद है। आपको ये प्रूफ करने पड़ेगा। जस्ट सपोज अगर आप दोनों मियाँ बीवी यहाँ आके काम करना चाहते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका बच्चा कहाँ जाएगा अगर आप 2 बंदे मिलके काम कर रहे हैं। क्योंकि यूके में ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बच्चा अंडर एज है और आप मियाँ बीवी जाके काम करो, बच्चे को घर पे अकेले छोड़ दें। इट्स अगेंस्ट रूल। गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो आपका बच्चा सोशल वालों को दे। गवर्नमेंट आपके ऊपर फाइन भी लगा सकती है, आपको जेल में भी डाल सकती है। सो आपको ये अब बताना पड़ेगा कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे को कहाँ छोड़ेंगे। अगर नर्सरी में डाल रहे हैं तो आपको वहाँ पे प्रूफ देना पड़ेंगे कि भाई इस नर्सरी में डालेंगे आप और ये आपके अरेंजमेंट्स हैं। वैसे यूके की गवर्नमेंट केयर रिक्वायरमेंट्स के रूल को लेके ना हमेशा काफ़ी स्ट्रिक्ट रही है बच्चों को लेके। हमेशा यहाँ पे इस बात को बहुत कंसिडर किया जाता है कि आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों का कैसा ख्याल रखें, अपने बच्चों को कैसे देखभाल करें। अगर आपकी कोई कंप्लेन आपका नेबर भी कर देता है तो पुलिस उसको सीरियसली लेती है। यहाँ पे गवर्नमेंट सीरियसली लेती है उन कंप्लेंट्स को, और अगर आपको वो लेके नहीं भी जाती, बच्चे नहीं लेके जाती, तो आप पे वो नजर रखना शुरू कर देते हैं। चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़े का थर्ड रूल जो है वो रिगार्डिंग एज एंड इंडिपेंडेंट लाइफ रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है कि आपका बच्चा अंडर 18 होना चाहिए और आपका बच्चा फुली आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब है जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे अपने बच्चे की डिपेंडेंट वीज़े की, तो आपका बच्चा उस वक्त अंडर 18 होना चाहिए, वो 18 साल का नहीं होना चाहिए। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल इज़ रिगार्डिंग पब्लिक फंड्स। ये बड़ा पॉपुलर रूल है। एक्चुअली मैं तो शुरू दिन से बताए रही हूँ भाई कि अगर आप यूके में हैं, आप किसी भी वीज़ा कैटेगरी पे हैं, अगर आप नेशनल नहीं हैं तो पब्लिक फंड्स आपके लिए नहीं हैं।
इन्होंने बस यहाँ पे इस रूल को रीइंफोर्स किया है, दोबारा से बताने की कोशिश की है, एज अ रिमाइंडर दिया है कि अगर आप इमिग्रेंट हैं तो आप यहाँ पे पब्लिक फंड्स को एक्सेस नहीं कर सकते। जो आपको BRP मिलता है उस पर भी बड़ा क्लियरली लिखा होता है कि आप पब्लिक फंड्स नहीं ले सकते। तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा कि किसी के कहने पे आकर आप यहाँ UK आए, 2 साल 3 साल गुजारे, उसके बाद आप पब्लिक फंड्स लेने की कोशिश करें। पहली बात है वो आपको मिलना नहीं है। जस्ट सपोज अगर कोई मिसकैलकुलेशन हुई और उन्होंने आपको दे भी दिया, जब नेक्स्ट टाइम आप एक्सटेंशन कराएंगे तो वो आपको यहाँ से बैन भी कर सकते हैं, डिपोर्ट भी कर सकते हैं, आपका वीजा तो कैंसिल डेफिनेटली करेंगे वो। तो प्लीज़ खुदारा किसी की बातों में मत आए, किसी की बातों पे कान मत धरें। जब तक आपकी ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं होती अपने वीज़े को रिस्क में मत डालें, अपना फ्यूचर ख़राब ना करें। पब्लिक फंड सिर्फ ब्रिटिश नेशनल्स के लिए, ये अलग बात है कि अब तो उनकी भी अच्छी खासी स्क्रूटनी होती है। पब्लिक फंड्स मिलने से पहले अच्छी खासी उनकी छानबीन होती है यहाँ पर। अच्छा जी, जो नेक्स्ट रूल है वो रिगार्डिंग टू ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट है। ट्यूबरक्लोसिस बोलने में ही बंदे का मुंह मुड़ जाता है, लेकिन आसान लफ्जों में ये TB टेस्ट रिलेटेड न्यूज़ है। वैसे तो देखें UK का एक जनरल रूल है कि UK में अगर कोई भी बाहर से आ रहा है, चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी पे आ रहा है, स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी पे आ रहा है, डिपेंडेंट पे आ रहा है, स्पाउस पे आ रहा है, या किसी भी और कैटेगरी पे आ रहा है, तो आपको TB का टेस्ट मस्ट कराना होता है और इसका प्रूफ भी शो करना होता है यहाँ पर। लेकिन अब इस रूल को इन्होंने थोड़ा सा सख्त कर दिया है। हो सकता है कुछ केसेस यहाँ पे आए हो TB से रिलेटेड या जो भी रीजन था। अब रूल ये कहता है कि अगर आप UK से बाहर 6 महीने के लिए रहते हैं या 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं तो आपको TB का टेस्ट दोबारा करवाना पड़ेगा और उसका प्रूफ शो करना पड़ेगा। अगर आपका गैप 6 महीने से कम है तो आपको TB टेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 6 महीने या 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं आपको मुल्क से बाहर, तो आपको दोबारा करना पड़ेगा TB का टेस्ट। अच्छा जी, जो नेक्स्ट रूल इन्होंने इम्प्लीमेंट किया वो रिगार्डिंग स्किल वीज़ा कैटेगरी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन की है। मुझे समझ नहीं आता किया क्यों, लेकिन एनीवे मैं डिस्कस कर लेती हूँ जी। इन्होंने यहाँ पे एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई है विच इज़ प्रिजन सर्विस ऑफिसर। प्रिजन सर्विस ऑफिसर पुलिस से रिलेटेड ये जॉब है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि इसके अंदर अप्लाई करने के लिए आपके पास ILR या ब्रिटिश नेशनलिटी होना ज़रूरी है। पुलिस की जॉब के लिए फॉरेनर्स अप्लाई नहीं करते, तो मुझे समझ नहीं आता कि इन्होंने डाला ही क्यों है इसको इसके अंदर। एनीवे, लेकिन अगर आप यहाँ UK में रहते हैं तो आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करती चलूँ कि अगर आप EU मेंबर हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, तो आप ब्रिटिश पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे ILR होल्डर हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो जनाब, अब बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज की। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये वाला रूल सबको इम्पैक्ट करेगा, सबको इफेक्ट करेगा। ये जो भी UK में रहता है, किसी भी वीज़ा कैटेगरी पे रहता है, उसको ये इम्पैक्ट करने वाला है, और जो UK आने वाले उनको भी ये बुरी तरह से इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि ये रूल है रिगार्डिंग इंक्रीज इन वीज़ा फीस। अगर आप UK में हैं तो आपने ILR के लिए अप्लाई करना है, आपने ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है, आपने एक्सटेंशंस करवानी है अपनी। अगर आप UK में नहीं मौजूद तो आपने विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, आपने स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, आपने डिपेंडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करना है, आपने वहाँ से स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी पे अप्लाई करना है, आपने स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करना है। मतलब सबको इसने ना इस फीस ने ना रगड़े में लिया अपनी, और इन टोटल 15 से 20% इन्होंने फीस इंक्रीज़ की है। मैं आपको कैटेगरी से बताती चलूँ किस कैटेगरी में कितना इंक्रीज़ हुआ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको कितने आप पैसे भरने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं उन कैटेगरीज की बात करूँगी जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर हमारे रिलेटेड हैं, लाइक स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी हो गई, उसके बाद विजिट वीज़ा हो गया, स्टूडेंट वीज़ा हो गया, ग्रेजुएट वीज़ा हो गया, स्पाउस वीज़ा हो गया, ILR हो गया, ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए हो गया। अगर विजिट वीज़ा की बात की जाए तो 15% फीस इंक्रीज़ हुई है, 100 पाउंड से लेके 115 पाउंड पे चली गई है वो। स्किल्ड वर्कर वीज़ा की फीस भी इन्होंने 15% इंक्रीज़ की है, मतलब 625 से वो 719 पे चली गई है। अगर आप बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा की, इस पे तो हद ही हो गई है, मतलब दिस इज़ टू मच। इन्होंने स्टूडेंट वीज़ा में 10-15 नहीं बल्कि 35% इंक्रीज़ किया है। 363 से चली गई है फीस 490 पे, मतलब दिस इज़ रियली टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा है ये फीस, एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा है सीरियसली ये। खैर जी, अगली बात अगर हम करते हैं स्पाउस वीज़ा की, तो उस पर भी इन्होंने 20% इंक्रीज़ की है। जो UK में बंदा रहता है उसने अपने स्पाउस से बुलाने हैं पाकिस्तान से, या कहीं भी उसका स्पाउस रहता है इंडिया वगैरह में, जहाँ भी रहता है वॉट एवर कंट्री, तो हर एक से 20% इंक्रीज़ करके ले रहे हैं पैसे। मतलब पहले थी 1538, अब है 1846। इसी तरह इन्होंने ILR की फ़ीस भी इंक्रीज़ कर दी है 20%। पहले थी 2404, अब वो हो गई है 2885। और ILR की फ़ीस भरने के बाद आप एक और फीस याद रखें, वो है ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए। उसकी फ़ीस भी 20% इंक्रीज़ कर दी गई है। 1250 पाउंड से वो इंक्रीज़ होके 1500 पाउंड वो चली गई है फ़ीस।
मतलब अगर आपके घर में 3 से 4 लोगों ने ILR अप्लाई करना है या ब्रिटिश नेशनलिटी एक साथ अप्लाई करनी है, तो आप सोच सकते हैं फीस कहाँ जाने वाली हो, कितना कितना लोगों को मतलब ना एक्सपेंसिव पड़ने वाला है सिर्फ एक पासपोर्ट लेना यहाँ पर। अब सवाल ये है कि ये इतनी फीस क्यों इंक्रीज कर रहे हैं। इसका सिर्फ एक सिंपल सा आंसर है कि भाई ये चाहते हैं इमिग्रेंट्स कम से कम यूके आए, स्टूडेंट्स कम से कम आए तो वो लोग आए जो जेन्युइन हैं, जो इनकी इकोनॉमी को किसी ना किसी तरह से फायदा पहुंचाए, ना कि बर्डन बन जाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूके आते हैं उनका एक ही एम होता है कि यहाँ के पब्लिक फंड्स लें, दैट्स इट। और ये एक रियलिटी है, एक बिटर रियलिटी टू बी ऑनेस्ट। इसलिए इन्होंने हर एक वीज़ा कैटेगरी की ना फीस इंक्रीज कर दी है। बहुत सारी वीज़ा कैटेगरीज है एक्चुअली, मैं इसका लिंक इंक्लूड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप देख सकें अपनी रेलेवेंट कैटेगरी में कितनी फीस इंक्रीज हुई है आपकी। और जो लास्ट हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम IHS पे। ये अभी रूल नहीं बना, बट दे आर स्टिल थिंकिंग ऑन इट। यूके की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस बात के ऊपर क्लियरली पहले मेंशन किया है कि हम IHS की फीस को इंक्रीज करेंगे। इनके पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है इसके ऊपर कि IHS की फीस इंक्रीज होनी चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली वो बहुत जल्द इंक्रीज हो जाएगी। मैंने एक पूरा व्लॉग इस टॉपिक पे बनाया हुआ है, आप चाहे तो उस व्लॉग को जाके देख सकते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतनी ज़्यादा इन्होंने वीज़ा फीस कर दी है, उसके ऊपर इन्होंने IHS की फ़ीस भी इंक्रीज़ कर देनी है, तो एंड कहाँ जाके होगा, लोग कैसे अफोर्ड कर सकेंगे यहाँ आना। चलिए जनाब, इसी नोट पे आज का ब्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन थी, कोई आपके जहन में डाउट था, तो वो क्लियर हो चुका होगा अब तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।